हेलो एंड वेलकम टू नेट जीरो वायर्ड, अ पॉडकास्ट सीरीज जहां पर हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को इनवाइट करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया का जो टारगेट है नेट जीरो का, उसके लिए इंडिया क्या कर रहा है, क्या वो सफिशिएंट है, क्या और कर सकता है और क्या क्या चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है। आज हमारे साथ है राज निरंजन सर। हेलो सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस पॉडकास्ट सीरीज सर। Thank you so much, Ankit. Look forward to interacting with you and your viewers. सो सर के बारे में पहले मैं बताना चाहूंगा, सर एक ऑथर हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ इंडियन एनर्जी लॉज के भी एक्सपर्ट हैं। और सर ने एक बुक भी पब्लिश की है, एनर्जीज लॉज इन इंडिया। तो सर इस बुक के बारे में प्लीज थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। मैं एक जर्नी के बारे में बताता हूँ। अगर मेरा कोई फ्रेंड फिलोसफर या गाइड रहा है तो वो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। मेरी लाइफ की शुरुआत भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 से शुरू हुई और मेरी जर्नी इज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। सो फर्स्ट बुक in the power sector on electricity act 2003 was written by me. I was blessed that electricity and energy sector chose me to write a book, and I'm thankful to all the people in power sector who helped me editing and writing this book. So that was my first book. The second book, which you can see now, was published on 26th January 2023, and the name is, there is a difference in the name, Ankit ji. सो पहली बुक का नाम था इलेक्ट्रिसिटी लॉज इन इंडिया और दूसरी बुक का नाम है एनर्जी लॉज इन इंडिया। सो ये डिफरेंस अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। पहले 2003 में जब हम सेक्टर को देखते थे तो हम सिर्फ साइलोज में देखते थे कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर पावर सेक्टर है, फिर न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर है, फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस है, फिर ईवी सेक्टर है। नाउ दैट सेक्टर इज नो लॉन्गर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, इट हैज बिकम energy sector because everything is merged together. Yes, sir. So it starts from energy fuels to generation of electricity, transmission of electricity, distribution of electricity, trading of electricity, supply of electricity, charge point operators, EV vehicles, prosumers, and then decommissioning of the plant. So that is why this book has been written, so that the entire 10 aspects of energy loss can be covered in this book. Hope it is useful to you. ग्रेट सर, दिस इज अमेजिंग। एंड जो भी इस इंडस्ट्री में हैं, आना चाहते हैं या फिर इसको एज अ पोटेंशियल देख रहे हैं, उनके लिए समझना बहुत जरूरी है कि इंडिया के एनर्जी लॉज क्या है। जैसे आपने अभी ईवी सेक्टर के लिए बात किया, तो ईवी सेक्टर जैसे ग्रो करेगा, पावर कंजम्पशन ग्रो करेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो लॉज को समझे, स्टेट लॉज को समझे, सेंट्रल लॉज को समझे, ताकि वो अपने बिजनेस को उस तरह से डेवलप कर पाए। आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की बात की, एंड दिस वाज आई बिलीव द चेंजिंग पॉइंट ऑफ इंडिया। थोड़ा इस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के बारे में बताइए कि किस तरीके से इसने मार्केट को ओपन किया और एक आज हम जहां पर हैं उसके लिए एक रोड मैप क्रिएट किया। दैट्स वंडरफुल। सो अंकित भाई, एक तो जो आपने ये बोला कि ईवी सेक्टर चेंज करेगा इंडिया के पावर सेक्टर को, इसका इंपॉर्टेंस मुझे तब समझ में आया जब मैंने एक यूएसए की रिसर्च पढ़ी। सो यूएसए की रिसर्च में ये लिखा हुआ था कि इफ ऑल द व्हीकल्स इन यूएसए आर कन्वर्टेड टू ईवी, व्हाट हैपेंस, what will be the demand of the power in USA? So ये पता चला कि 50% additional electricity, it was 48%, but आप मोटा मोटा मान के चलिए 50% additional electricity has to be generated. So just imagine a situation कि जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी आज प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी अमाउंट आप ले लीजिए, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द फिगर, 50% एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोड्यूस करनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि सारी व्हीकल्स ई व्हीकल्स हो जाए। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ energy sector or power sector with e-mobility is very important for mitigating climate change and all other aspects. With respect to your question about Electricity Act 2003, so Electricity Act 2003 एक concept है which is called one nation, one law, one grid, one frequency, one price. One nation, one law, one grid, one frequency, one price. अब ये सपना हमारे पावर सेक्टर के इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स और पॉलिसी मेकर्स बहुत दिनों से देख रहे थे, लेकिन धीरे 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 इस सपने को पूरा करने में एक एस्पेक्ट था वन लॉ। उस सपने को पूरा करा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में। सो इनिशियली देयर वर थ्री एक्ट्स, सेंट्रल एक्ट्स। तो एक होता था 1910 ब्रिटिश जमाने का एक्ट, सेंट्रल एक्ट विच वाज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2000 1910, ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ब्रिटिश जमाने का एक्ट क्यों यहाँ पे इंडिया में चल रहा है 2003 तक? वो इसलिए चल रहा था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी एक प्रोविजन है, आर्टिकल 372, वो ये कहता है जितने भी पुराने लॉज हैं इंडिया के वो सारे आजाद इंडिया में एप्लीकेबल हैं। और
जब तक वो एप्लीकेबल होंगे तब तक रिपील ना कर दिए जाए। अब 1910 का एक्ट बोलता था अगर कोई भी आपको बिजली का काम करना है, आपको जनरेशन करना है, ट्रांसमिशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाटएवर वर्क यू वांट टू डू, यू हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। और वो चलता आ रहा था 2003 तक। उसके बाद दूसरा एक्ट था। सो जब आजाद हुआ भारत देश, तो 1948 में हमने इंस्पिरेशन लिया। आप एक चीज सोचिए, बिजली का इंपॉर्टेंस आप सोचिए अंकित जी, अभी पार्लियामेंट नहीं बना है, आजाद हुआ है भारत देश 1947 में। और जो सबसे पहले एक्ट्स जो उस नेशनल पार्लियामेंट भी नहीं बना है, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना है, राष्ट्रपति भी नहीं है अभी, अभी भारत देश सिर्फ आजाद हुआ है। तो जो सबसे पहले एक्ट लिए गए अमेंडमेंट के लिए या देश के विकास के लिए, वो बिजली का एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948। किसने पास किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया, उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 को पास किया। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, ठीक है। आप इंपॉर्टेंस देखिए बिजली की कितनी ज्यादा है। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फिर बन गया। थर्ड एक्ट, अभी हमने जब डिस्कस करा कि वन नेशन वन लॉ, वन फ्रीक्वेंसी, वन ग्रिड, वन प्राइस। सो अभी हम वन नेशन तो हो गया हमारा, जैसे ही भारत देश आजाद हुआ वन नेशन। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के लिए वन लॉ नहीं था। सो तीन एक्ट्स थे। एक एक्ट 1910 का था, एक 1948 का था इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, और तीसरा एक्ट हमारा बना है 1998 में इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को स्टैब्लिश करने के लिए। उन तीनों एक्ट को मर्ज करके इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में डाला गया। पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट वहीं तक नहीं रुका, सारे स्टेट्स को भी अलाउड था अपने अपने एक्ट बनाने का। सो 9 स्टेट्स ने अपने इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट बनाए। उन इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट में भी बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में डाला गया और उसको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से इंटीग्रेट कर दिया गया। सो एक एक्ट पढ़ के आप पूरा पावर सेक्टर इंडिया का समझ सकते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। इट टेक्स अस फॉरवर्ड to our dream of one nation, one law, one frequency, one grid, and one price. Hope I have answered the question. Of course, sir. It was very amazing to know कि अभी तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया भी नहीं था, उससे पहले उस असेंबली ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को पास किया, जो स्टार्टिंग में था, जैसा आपने बताया। अभी पिछले साल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट या फिर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट आया, उसके बारे में थोड़ा बताइए, वो क्या है और वो क्यों जरूरी था? अमेंडमेंट से पहले उस अमेंडमेंट से पहले जानना ये जरूरी है कि कितने अमेंडमेंट आए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इतना बेसिक एक्ट है और इतना कनेक्टेड है लोगों से कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के बाद हर साल गवर्नमेंट ने या तो सोचा होगा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को अमेंडमेंट कराने का, या उसका ड्राफ्ट बनाया होगा, या एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट लोकसभा में डाला होगा या राज्यसभा में डाला होगा। लेकिन सिर्फ 2 अमेंडमेंट एक्ट आज तक पास हो पाए इलेक्ट्रिसिटी के। एक था 2003 में ही। सो फर्स्ट अमेंडमेंट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का 2003 में कर दिया गया, और वो क्योंकि प्रॉमिस करा था हमारे पावर मिनिस्टर ने। सो जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 पास हो रहा था, तो लोकसभा से पास हो गया था, राज्यसभा में चला गया था। राज्यसभा में लोगों का एक ऑब्जेक्शन था, और वो स्टेट की तरफ से ऑब्जेक्शन था विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन पावर्स ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने ये बोला कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जो स्टेट्स का और स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे राज्यसभा में, उनका एक कंसर्न था, और वो इंपॉर्टेंट कंसर्न था। इंपॉर्टेंट कंसर्न ये था कि इलेक्ट्रिसिटी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्करेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने एक अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टैब्लिश करा है, ठीक है, और उसका कंट्रोल सारे स्टेट रेगुलेटरी कमीशंस में रहेगा। इनका कहना था ये बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको आपको डाइल्यूट करना चाहिए। इट इज नॉट कंपेरेबल टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। मैं एक बैकग्राउंड बता देता हूं। अभी क्या है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, और सुप्रीम कोर्ट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर। Similar powers were given to Appellate Tribunal of Electricity for transfer and administrative issues of all the state regulatory commission. So states का ये कहना था कि आप इनडायरेक्टली हमारी पावर्स को ले रहे हैं। तो एक अश्योरेंस दिया गया पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, कि हम इमीडिएटली आप इस एक्ट को पास होने दीजिए, बिकॉज इतनी मेहनत के बाद, 3 साल के एफर्ट्स के बाद, 2000 से लेके
2001 2 3 में डिस्कशन के बाद ये एक्ट अब इस स्टेज पे आया है जहां लोकसभा ने पास कर दिया, अब राज्यसभा के पास है फाइनल स्टेजेस पे, तो आप इसको पास होने दीजिए। गवर्नमेंट उसी साल एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करेगी जहां पे अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी पावर्स डाइल्यूट करेगी। सो इसीलिए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इलेक्ट्रिसिटी का उसी साल इंट्रोड्यूस कर दिया गया पार्लियामेंट में, जो 2004 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग एनफोर्स हुआ, बट वो पास हो गया। सेकेंड अमेंडमेंट, सो क्या हुआ 2005 के अराउंड 4-5 के अराउंड देयर वाज अ चेंज इन गवर्नमेंट। सो फ्रॉम अटल बिहारी अटल सरकार से अब हो गई मनमोहन सरकार, बदलाव हो गया सरकार में, एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का रिव्यू डिस्कस होने लगा सब जगह कि लेट अस रिव्यू, एंड सब जगह से सजेशन मांगे क्या चेंजेस करना है। पॉजिटिव चीज ये है कि सब जगह से ये इनपुट आया, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्स, देयर इज नॉट मेजर चेंज विच इज रिक्वायर्ड। जो सजेशन आया चेंज का, एक सजेशन जो स्टेट्स की तरफ से आया वो है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्कॉम्स। सो वो बोलते थे कि थेफ्ट की प्रोविजंस को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना है, नंबर 1, और नंबर 2 सप्लाई कोड की पावर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास देनी है। इन दोनों एस्पेक्ट्स को लेकर के 2007 में सेकेंड टाइम अमेंडमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2007, एंड वो थेफ्ट से रिलेटेड इश्यूज को थोड़ा अमेंड करा गया, थोड़ी पावर स्पेशल कोड की भी चेंज करी गई, और ये हो गया 2007 में। So direct amendment of Electricity Act has happened only 2 times. Okay. Every year there must be discussion of amendment, और 2014 onwards तो हर साल ऑटोमेटिकली कभी ड्राफ्ट आया है, कभी लोकसभा में प्रेजेंट करा है ड्राफ्ट बिल, कभी राज्यसभा में पास कर, लेकिन कभी भी पास नहीं हो पाया। सो 2 टाइम्स। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 बार तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट डायरेक्टली अमेंडमेंट के लिए आया, लेकिन 3 बार इनडायरेक्टली अमेंडमेंट हुआ है। Okay. और वो 3 बार इनडायरेक्टली अमेंड हुआ है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है इन द सेंस, एक बार तो अमेंडमेंट अभी हुआ था 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था। Okay. सो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में बैकग्राउंड ये है कि 2003 का जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था वो प्रोवाइड करता है कि इट एक्सटेंड्स टू ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो इफेक्टिवली जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, वो जो वन नेशन वन लॉ का कॉन्सेप्ट है वो भी अधूरा था जब तक वो एक्सटेंड ना हो जाए जम्मू एंड कश्मीर में। सो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट रिपील्ड द स्टेट एक्ट जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2010 में बना था, उसको रिपील करा, और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 को उसमें एनफोर्स करा। तो ये एक इनडायरेक्ट अमेंडमेंट, फर्स्ट इनडायरेक्ट अमेंडमेंट। सो 2 डायरेक्ट अमेंडमेंट की हमने बात कर ली, अब हम 3 इनडायरेक्ट अमेंडमेंट की बात करेंगे। जो सेकेंड इनडायरेक्ट अमेंडमेंट था वो था स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट में। सो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे उनका ये डिमांड था कि हमें थोड़ी ऑटोनॉमी दी जाए, क्योंकि हमें पावर सेक्टर में जितनी भी इंडस्ट्रीज है स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, उनको टाइमली एंड क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है। तो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का जो एक्ट है उसमें एक बदलाव किया गया, उसमें ये बोला गया कि whoever is developer of special economic zone, he is a deemed distribution licensee. So आज की तारीख में कोई आपसे पूछे कि कितने डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी है, तो आप ये मत गिनो कि स्टेट्स में कितने डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी, स्टेट के डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज प्लस डिपार्टमेंट्स जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स में डिपार्टमेंट सप्लाई करते हैं, और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के जो डेवलपर्स उनका नाम गिनो। तो अगर आप काउंट करोगे डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस इंडिया में, तो there are 83 distribution licenses. Okay. 13 distribution licenses are of special economic zones. 13 distribution licenses are of private sector. जो जैसे बॉम्बे में और कलकत्ता में जो प्राइवेट सेक्टर है। Rest of them are either state PSUs or they are department. So for example मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश और जो स्मॉल स्टेट्स हैं उसमें आज तक पावर डिपार्टमेंट ही डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। सो टू कम बैक टू योर क्वेश्चन, अमेंडमेंट 2 बार डायरेक्ट हुए और 3 बार इनडायरेक्ट हुए। एक तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट में एक हो गया, एक हो गया अपना जम्मू एंड कश्मीर में होगा। तीसरा, सारे जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनका यूनिफॉर्म सर्विस कंडीशन गवर्नमेंट इंक्लूड करना चाहती थी कि जितने भी जो जजेस हैं और मेंबर्स हैं ट्राइब्यूनल्स के,
उनकी पे स्केल, उनके वर्किंग कंडीशन इक्वल हो। तो वो एक एक एक्ट पास करा गया सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसका नाम था द ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट 2021। उसमें जो अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में जो भी उनके वर्किंग कंडीशंस थे एंड टर्म्स ऑफ सर्विस थे, वो इक्वल कर दिए बाकी ट्राइब्यूनल से। ओके। सो दीज आर द 3 indirect Indirect. amendments and 2 direct Direct. amendments. So hope it adds value to the Of course, of course. But again, the point of last year जो अमेंडमेंट हुआ, right, उसने कहीं ना कहीं ओपन एक्सेस मार्केट के लिए एक प्लेस ओपन कर दिया, right, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा इजी कर दिया। थोड़ा उसके बारे में बताइए, बिकॉज जैसा 2003 के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो लाइसेंस वाला प्रोसेस था कि पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाज लाइसेंस, बट 2022 के बाद जो ओपन एक्सेस ओपन हुआ, ओपन एक्सेस का मार्केट ओपन हुआ, तो वो कहीं ना कहीं डी लाइसेंस होनी शुरू हो गई चीजें। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। अंकित जी, आप मुझे एक चीज बताओ कि क्या प्रॉब्लम्स है पावर सेक्टर में। तो मैं व्यूअर से सबसे जानना चाहता हूं कि आप चैट बॉक्स में लिखो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है पावर सेक्टर की जिसको सॉल्व करने की जरूरत है, या पूरे वर्ल्ड की क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो पावर सेक्टर सॉल्व कर सकता है। मैं अभी बताऊंगा आपको कि सरकार को क्या लगा क्या क्या प्रॉब्लम्स है और जो सॉल्व करनी है। ऑलराइट, सो सरकार को एक फीलिंग है या एक अंडरस्टैंडिंग थी कि वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स ये 3 4 5 प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज। सो एक प्रॉब्लम थी क्लाइमेट चेंज, उसके लिए वर्क करना था, क्योंकि सरकार ने प्रॉमिस करा था पेरिस में पूरे वर्ल्ड से कि हम ये स्टेप्स लेंगे। तो कुछ लोग कई बार ये पूछते हैं कि सर ये टारगेट्स कहां से आते हैं, कौन बनाता है ये टारगेट्स? ये टारगेट्स डिस्ट्रिक्ट या एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाती है। ये टारगेट्स वो टारगेट होते हैं जो हम प्रॉमिस करते हैं इंटरनेशनल फोरम्स में, और वहां से फिर टारगेट्स इंडिया में आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम था जो क्लाइमेट चेंज का, उसको मिटिगेट करना था इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट करके। दूसरा एक प्रॉब्लम था बाउंटिंग ड्यूज ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। सो जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स थे वो कोल इंडिया के पैसे दे नहीं पा रहे थे, मतलब या उनको पैसे स्लो मिल रहे थे या लेट मिल रहे थे। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम जो थी, जो सरकार को लगी प्रॉब्लम, आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ जेनको जनरेटिंग कंपनी। अब सोलर की कंपनी नई नहीं आई, 30% उन्होंने अपना पैसा लगाया और 70% बैंक से पैसा लिए। दैट लोन हैज टू बी प्रोसेस्ड। इफ पेमेंट डज नॉट रीच टाइमली मैनर, देयर विल बी इशू। सो तीसरी चैलेंज जो सरकार के पास थी अंकित जी, वो ये थी। चौथा चैलेंज सरकार के पास ये था कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट। सो हमारे यहाँ जो रामायण से सबसे बड़ी सीख ली जाती है वो ये है, जान जाए पर वचन न जाए। एग्जैक्टली, इट इज कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट। सो सी, 2 बुक्स हैं इंपॉर्टेंट इंडिया की। फर्स्ट बुक है रामायण, वो बोलता है जान जाए पर वचन न जाए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट। दूसरी बुक है हमारी भगवत गीता, वो बोलता है कर्म ही पूजा है। ठीक है, सो ये 2 फंडे हमारे जनमानस के अंदर भरे हुए हैं। पर पावर सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट थोड़ा वीक दिख रहा था सरकार को, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स वर गोइंग बैक ऑन देयर कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी उन्होंने प्रॉमिस करा था। अब वो एक इशू उनके पास एक और आ गया। दूसरा, देयर वाज अ क्राइसिस ऑफ फंड्स इन डिस्कॉम। जेनकोस की तो प्रॉब्लम है अलग से, लेकिन पैरेलली डिस्कॉम की भी प्रॉब्लम है। सो जो स्टेट सब्सिडी एरियर्स है वो 70,000 करोड़ की। सो हमेशा हम जनरेटिंग कंपनीज की बात करते हैं, पर हमें ये भी देखना चाहिए कि डिस्कॉम की भी इश्यूज हैं बहुत सारे। अब ये 4 5 इश्यूज सरकार के पास थे और उनका सॉल्यूशन उन्होंने पूरा, हम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को अमेंड करके क्या क्या कर सकते हैं जहां पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, और वही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 पार्लियामेंट लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा। अब क्या करा उन्होंने? सबसे पहले क्लाइमेट चेंज का क्या सॉल्यूशन? क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन है एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन का अगर सिंपल वर्ड में मीनिंग आप समझे तो 2 चीजें। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब है स्टॉप फॉसिल फ्यूल, स्टार्ट रिन्यूएबल एनर्जी। एक बिल्कुल 2 लाइन में आंसर है उसका। अब इन्होंने क्या करा? 2 3 चीजें करी एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। फर्स्ट करा कि भाई जो हमारे सोलर प्लांट है वो तो इंटरमिटेंट है, उनको फर्म पावर बनाने के हमें हाइड्रो की जरूरत है। सो हाइड्रो के अप्रूवल के प्रोसेस को एक्सपीडाइट करने के लिए उन्होंने बोला स्ट्रीमलाइनिंग कॉन्करेंस ऑफ हाइड्रो बाय सीईए। ये प्रोविजन इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 में डाला। अब आप देखो, चेन बनाओ। आप पहले बोला क्लाइमेट चेंज का इशू था, क्लाइमेट चेंज के इशू को खत्म करने के लिए हमें एनर्जी ट्रांजिशन चाहिए थी।
एनर्जी ट्रांजिशन करने के लिए हमें सोलर को स्टेबल बनाना था, सोलर को स्टेबल बनाने के लिए हमें हाइड्रो की जरूरत थी। सो हाइड्रो की कॉन्करेंस को इजी कर दो थोड़ा सा, या स्ट्रीमलाइन कर दो, फर्स्ट प्रोविजन। सेकेंड प्रोविजन करा पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ आरपीओ। सो एनफोर्समेंट रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन का कर रहे थे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, पर उनके हाथ थोड़े मजबूत करने थे कि भाई वो पेनल्टीज थोड़ी ज्यादा लगा सके। तो सेकेंड प्रोविजन जो इंक्लूड करा गया वो आरपीओ के लिए पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ आरपीओ इंक्लूड करा गया। थर्ड, अभी तक हम पावर सेक्टर की जब बात करते थे हम बोलते थे 5 चीजें पावर सेक्टर में: जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल ने, अभी ये बिल है तो जो जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं वो चीजें लॉ नहीं बनी है, ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और ये बनेगा कि नहीं बनेगा nobody can guarantee because it is a democracy, it will take its own time। ठीक है, अब इसमें एक चीज मिसिंग थी, वो है एनर्जी स्टोरेज। सो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 में एनर्जी स्टोरेज को इंक्लूड करा गया। तो अगर बिल जब पास हो जाएगा और कोई मुझसे बोलेगा पावर सेक्टर क्या है, तो मैं बोलूंगा 6 चीजें: जनरेशन, एनर्जी स्टोरेज, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग एंड सप्लाई। एनर्जी स्टोरेज क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर से आप प्रॉब्लम पूछ लीजिए। प्रॉब्लम क्या थी? क्लाइमेट चेंज। सॉल्यूशन क्या था? एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए 4 चीजें इंक्लूड कर दी गई इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में। 1, स्ट्रीमलाइनिंग कॉन्करेंस ऑफ हाइड्रो बाय सीईए। सेकंड, पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। थर्ड इज एनर्जी स्टोरेज को इंक्लूड कर दिया गया पावर सेक्टर में। और फोर्थ चीज जो करेगी वो बोला कि आरपीओ, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन की हम यूनिफॉर्म ट्रैजेक्टरी बना देंगे, जिससे सबको पता रहे कि ये पॉलिसी है, इस ट्रेजेक्टरी में धीरे 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 आरपीओ को बढ़ाते जाना है। सो ये 4 चीजें पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की करेगी। लेकिन आप बोलोगे कि सर दूसरी प्रॉब्लम तो बची गई, और दूसरी प्रॉब्लम है माउंटिंग ड्यूज ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ जनरेटिंग कंपनीज एंड डिस्कॉम एज वेल, एंड डिस्कॉम्स। इसके लिए इन्होंने बोला कि एक तो यार पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म चाहिए। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है पावर सेक्टर में, उसके पैसे मिलने चाहिए बंदे को। अगर कोल इंडिया है तो कोल इंडिया को मिलने चाहिए, अगर जनरेटिंग कंपनी दे रही है तो डिस्कॉम को मिलने चाहिए, अगर कोई कंज्यूमर है तो डिस्कॉम को पैसे मिलने चाहिए। पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म। अब पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए उनको ये पता करना था कि कौन सा इंस्टीट्यूशन पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म को एनफोर्स कर सकता है। तो पता चला सबसे बढ़िया एंटिटी पावर सेक्टर में जो पेमेंट सिक्योरिटी को एनफोर्स कर सकता है वो है सेमी रेगुलेटर। ओके, और सेमी रेगुलेटर का नाम है लोड डिस्पैच सेंटर। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर। अब ये क्या करते हैं, पूरी ग्रिड को इंडिया की स्टेबल रखते हैं, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर रखते हैं पूरे इंडिया की, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए वो सेमी रेगुलेटर्स है। ठीक है, सो जिस तरह से डॉक्टर के साथ पैरामेडिकल होता है, लॉयर के साथ पैरालीगल होता है, वैसे ही पावर सेक्टर का, पावर की रेगुलेटरी कमीशन का पैरा रेगुलेटर जो है वो है लोड डिस्पैच सेंटर। उसको सेमी रेगुलेटर बोल दो, पैरा रेगुलेटर बोल दो। तो गवर्नमेंट ने ये बोला, एक प्रोविजन इंक्लूड करा कि नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर को हम एम्पावर कर देते हैं कि भाई वो डिसकंटिन्यू कर देगा डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलेस एडिक्वेट सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट हैज बीन गिवन। सो उससे क्या होगा, पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्रिएट हो जाएगा, जेनकोस को जो भी टाइमली पैसे मिल रहे हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे, और पता रहेगा एक एंटिटी को कितना ट्रांसफर हो रहा है। हाँ, और ये नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर एक गवर्नमेंट कंपनी जो हमेशा गवर्नमेंट रहेगी, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया, उसका पार्ट है। ठीक है, तो सेकंड ये कर दिया। दूसरा, एक प्रोविजन बनाया, ऑर्डर्स ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन आर एनफोर्सेबल एज डिक्री ऑफ सिविल कोड। सो ये इंक्लूड कर दिया, जिससे कि जो भी ऑर्डर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आरपीओ, विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट सिक्योरिटी, विद रिस्पेक्ट टू अदर एस्पेक्ट्स, भाई इट विल बी एनफोर्सेबल। मतलब उसमें क्या होगा, एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल हो जाएगी, मतलब आपके घर की जब्ती हो जाएगी, नीलामी शुरू हो जाएगी, वो सब प्रोविजंस, एक पावर आ जाएगी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास, अगर उनके डिसीजंस एनफोर्सेबल हो गए एज अ सिविल कोड, सो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी थेफ्ट का जो इशू है उसको एड्रेस किया इसकी तरह से, इन्फोर्स कर रहे हैं कि ओके पेमेंट कम से कम टाइमली हो, तो सो जो जेनकोज हैं या डिस्कॉम्स के जितने भी ड्यूज हैं वो कवर अप हो जाए, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है अब तक की पूरे जर्नी में, इंडिया के एनर्जी जर्नी में। अंकित भाई, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट
बहुत अलग मैटर है, उसके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं है। Okay. इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्कॉम एंड इट्स कंज्यूमर्स Okay. मोस्टली, Okay. ठीक है। अभी जो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट की बात कर रही है वो विद इन पावर सेक्टर की बात हो रही है। Okay. सो जनरेशन, एनर्जी स्टोरेज, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग एंड सप्लाई, जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट का जो मैटर है वो बहुत अच्छे से डील कर लिया था 2007 के अमेंडमेंट एक्ट में, एंड इट इज नाउ लॉ। Okay. इट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट कि वो एनफोर्स प्रॉपरली नहीं हो रहा है, वो अलग ही कहानी है, बट वो लॉ पहले से अच्छे से बन चुका है। इसमें एक चैलेंज था, एक चैलेंज ये था कि भाई कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में कुछ लोग टेक्निकल मेंबर्स होते हैं जो इंजीनियर्स होते हैं, और कुछ लीगल मेंबर्स होते हैं जो जुडिशियल मेंबर या लीगल मेंबर्स होते हैं, लॉ मेंबर्स होते हैं। अब पूरी कमीशन अगर बैठ के कोई चीज डिसाइड करती है तो कई बार डिले हो जाता है थोड़ा, ठीक है। तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 में ये प्रोविजन रखा कि एक मेंबर को, फुल कमीशन कैन ऑथराइज वन मेंबर टू बिकम एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट फास्ट हो जाएगा। सो क्या होगा, जो कमीशन है, चेयरपर्सन और वो मिलके बोलेंगे ठीक है, दिस पर्सन हैज गुड एबिलिटी टू डिस्पोज ऑफ द मैटर्स, डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का, कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट। सो कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट करने के लिए वो अकेला मेंबर बैठ जाएगा एज अ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, एंड व्हाटएवर डिसीजन ही गिव्स, दैट डिसीजंस विल बी डिसीजन ऑफ द कमीशन। सो क्या होता है, वो एक्सपीडिटली क्विकली रिजॉल्व हो जाएगा। सो दीज आर द सम ऑफ द प्रोविजंस जो जो प्रॉब्लम्स थी हमारी उनको सॉल्व करने के लिए वो कुछ प्रोविजंस इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में इंट्रोड्यूस करेंगे। बड़ा लंबा टॉपिक है, उसमें बहुत टाइम लगता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर हम नेट जीरो की बात कर रहे हैं, नेट जीरो जैसे आपने बोला सीक्वेंस में अगर ब्रेक किया जाए तो एवरीथिंग विल कम डाउन टू अ रिन्यूएबल एनर्जी पावर, क्योंकि आप जितना ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पावर यूज करेंगे उतना ही आपका कार्बन एमिशन कम होगा, कार्बन कम होगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी पावर से रिलेटेड जितनी भी लॉज हैं वो स्ट्रांग होने जरूरी है, चाहे वो जनरेटर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर एज अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो। तो बहुत स्ट्रांग लॉज बहुत जरूरी है। तो ऑफकोर्स ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, आपने जिस तरीके से जो आपने फर्स्ट बुक लिखा था एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 एंड फिर एनर्जी लॉज इन इंडिया, इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी तक का जो एक ट्रांजिशन है, जो एक माइंडसेट का ट्रांजिशन, आपने बोला कि पहले एनर्जी वाज जस्ट लिमिटेड, इलेक्ट्रिसिटी एक अलग थी, एनर्जी में पूरा इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल भी है और न्यूक्लियर भी है, सब कुछ है। आप नेक्स्ट 7 ईयर्स कैसे देख रहे हैं? बिकॉज नेट जीरो 2070 तो 20 इंडिया का टारगेट है 2070, ग्लोबली कंट्रीज ने 2050 टारगेट रखा है, लेकिन इंडिया के लिए जितने भी अपने टारगेट्स हैं, चाहे वो पावर सेक्टर से हो या ईवी सेक्टर से हो, 2030 एक बेंचमार्क रहने वाला है। अगर हम 2030 तक अपने टारगेट अचीव कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए 2070 टारगेट अचीव करना भी ईजी रहेगा। अचीव तो हमें करना है, बाय हुक करना तो है। कल को गवर्नमेंट एक ऐसा लॉ एनफोर्स कर ले कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल ही यूज करना है तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट वो जितना इजी प्रोसेस होगा उतना ही इजी रहेगा ओवरऑल गवर्नमेंट के लिए एंड कंज्यूमर्स के लिए भी। तो नेक्स्ट 7 ईयर्स आप कैसे देख रहे हैं? क्या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को गवर्नमेंट को एड्रेस करने की जरूरत है, या फिर इंडिविजुअल लेवल पे कॉरपोरेट्स को या फिर जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो छोटे सॉल्यूशंस डेवलप कर रहे हैं उनको किसी पर्टिकुलर चीज को एड्रेस करने की जरूरत है क्या इस वक्त? एनर्जी फ्रीडम आपने सुना है कभी? ऑफ कोर्स। एनर्जी सिक्योरिटी सुना है? यस। इंडिया के पास एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी फ्रीडम कुछ भी नहीं। ऑफ कोर्स। वो ये जो अभी यूक्रेन वॉर के साथ जो हुआ, तब से इंडिया में एनर्जी सिक्योरिटी की बातचीत स्टेज हो गई, बिकॉज जो सैंक्शंस यूरोपियन लगाया था, लेकिन उनको पता चला कि वो एनर्जी के लिए रशिया पे डिपेंडेंट है। तो ऑफ कोर्स वहां से एनर्जी सिक्योरिटी इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, जिसपे लोग अब बात करना शुरू कर रहे हैं। काम कितना कर रहे हो पता नहीं, लेकिन बात करना शुरू कर रहे हैं। तो एक जो आपका सवाल था कि 7 साल, पूरे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है कहीं पे तो वो इंडिया में है। पूरे वर्ल्ड इतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो उसको जो अंडरस्टैंड कर सकता है, दैट्स व्हाई दे आर द बेस्ट। मोस्ट टैलेंटेड अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या पावर इंजीनियर्स हैं, इंडिया में है सबसे बेस्ट। और इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी है कि पूरे वर्ल्ड को ग्रिड के चला सके। दैट्स व्हाई वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का कांसेप्ट है। सो इसीलिए जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का कॉन्सेप्ट है, आप देखिए कि इंजीनियर्स की नौकरी, पहले सोचता था कि यार बस इतने स्टेट में नौकरी कर लूं और या इधर कर लूं, रीजनल में नौकरी कर लूं, नहीं।
Now, in next 7 years, you will see Indian electrical engineers working across the world, and the process has started. So 4 countries are already connected to the Indian grid. So Bangladesh, Myanmar, Nepal, and Bhutan. Now Sri Lanka से Indian grid is being connected by undersea cable line. मालदीव से फाइनलाइज हो गया अंडरसी केबल लाइन डालने का. Discussions have started with Saudi Arabia and UAE to connect Indian grid with undersea cable line, and Australia and Singapore कि वाया सिंगापुर अगर ऑस्ट्रेलिया से इंडियन ग्रिड कनेक्ट हो जाए. ठीक है. So next level पे we are going into the next level where entire world will be connected, and if it becomes possible, it is the electrical engineers who will do that possible. So what you are saying कि targets achieve होंगे कि नहीं, they will be overachieved, what I am thinking. Okay. That because of the capability of India we can do it. But एक चीज है, एक याद रखनी चाहिए, एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी फ्रीडम देश के लिए बहुत जरूरी है. 12 लाख करोड़ रुपए जो हम देते हैं पूरे वर्ल्ड को टू इंपोर्ट एनर्जी, अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी, पेट्रोलियम हो, नेचुरल गैस हो, व्हाटएवर, क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं? क्या हम अगले 10 साल में टू मेक इंडिया, जो सपना है गवर्नमेंट का कि 25 साल में इंडिया को डेवलप कंट्री बनाना है, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर्स और पावर इंजीनियर्स प्ले कर सकते हैं. अगले 10 साल में ये टारगेट बनाएंगे रिवर्स करो. 12 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते हैं एनर्जी, लेट अस डू रिवर्स, 12 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करो एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ बेस, इन फॉर्म ऑफ एनी मीडियम, अमोनिया, व्हाटएवर यू थिंक अप्रोप्रिएट, और यू बायोमास, और इन इलेक्ट्रिसिटी with the international grid. So that will be a huge dream. So to answer your question, I think these targets will be overachieved. Number 2, उस overachievement के अलावा हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे अपने देश को किसी तरह से हम एनर्जी फ्रीडम या एनर्जी सिक्योरिटी दे सकें. So hope this adds value to your viewers. So thank you sir, ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन आपने शेयर किया. फ्रॉम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो कि 1948 में पहला आया, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रेडी नहीं था. दैट वाज वेरी अमेजिंग टू नो कि सबसे पहले जो हमने खुद से अपना जो लॉ पास किया, दैट वाज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी. 2003 में कैसे बदलाव आए, और ये जो चीज़ें चेंजेस होते हैं उसके पीछे कितना हार्ड वर्क लगा रहता है. पॉलिसी मेकर्स को कितना इन्वॉल्व होना पड़ता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कितना इन्वॉल्व होता है. कितने सारे प्रॉब्लम्स अभी हैं जिसको गवर्नमेंट एड्रेस कर चुकी है और कर रही है, और आगे होपफुली हम सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाएंगे. आई होप हमारे व्यूअर्स को ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो. थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट सर. थैंक यू सो मच अंकित जी.